अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 4 शेयर करूंगा। लास्ट वीक में हमने देखा था कि हम जो है वो टुवर्ड्स प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, यानी लिनक्स के जो कमांड लाइन इंटरफेस है हम CLI की तरफ जा रहे हैं, उसके शिफ्ट हो रहे हैं। अभी पहले हम थ्योरी पढ़ रहे थे सारी, अब हम थ्योरी से निकल के कॉन्सेप्ट और हम कमांड लाइन की तरफ कमांड्स को देख रहे हैं। ये दोनों कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट है, IT 601 और 601 प्रैक्टिकल दोनों के लिए। ये 601 प्रैक्टिकल की जो स्लाइड्स हैं वो इतनी डिटेल्ड नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इन स्लाइड्स में इन ये है तो ये स्लाइड्स ही, लेकिन ये PDF फॉर्म में बनाई गई हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा बेहतर रंग में जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा। IT 601 में ज़्यादातर मैंने बताया कि वो मोर टुवर्ड थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, और 601 प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा जो है वो कमांड से रिलेटेड प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वो आपसे पूछ लेते हैं कि फ़लाँ कमांड जो है वो क्या रन होके क्या आउटपुट देगी, या क्या उसका आउटपुट होता है, या वो किस तरह से आउटपुट दे सकती है, क्या क्या चीज़ों के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो लिनक्स में हमने पीछे पढ़ा भी है। अब हम उसे आगे यूज़र मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि लिनक्स में कितने टाइप के यूज़र होते हैं और उनको मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि यूज़र मैनेजमेंट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट। यूज़र मैनेजमेंट मैं आपको ये सारी बात नहीं समझाऊंगा, मैं आपको इधर से मेन चीज़ समझा देता हूँ। दो तरह के मेन यूज़र हैं, एक सूडो राइट जिनके पास सुपर यूज़र के राइट होते हैं, और जो नो सुपर यूज़र राइट जिनके पास सुपर यूज़र के राइट नहीं होते, वो लिमिटेड यूज़र होता है, लो प्रिविलेजेस। और दो जो सूडो राइट वाले होते हैं वो रूट यूज़र है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस होती हैं, और उसके बाद एडमिन जिसके पास सूडो परमिशंस तो होती हैं लेकिन वो उससे नीचे होता है थोड़ा सा। ठीक है, जो लिनक्स है उसमें सबसे टॉप यूज़र जो है रूट है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आगे भी इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। ठीक है, रूट यूज़र इसके अंदर लिनक्स में सबसे ज़्यादा टॉप पे होता है, और इसकी जो डिटेल पड़ी होती है वो ETC सूडो के अंदर जो है वहाँ पर इसकी डिटेल मौजूद होती है। ETC फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर सूडोज़ की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर जो सूडो यूज़र होते हैं उनकी डिटेल पड़ी होती है। इनका ग्रुप भी जो है वो सूडो होता है, अभी हम आगे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हमें इसे हमें इनेबल डिसेबल करना है तो पहले हम इसका पासवर्ड सूडो के साथ रीसेट करेंगे। ठीक है, टू डिसेबल द रूट अकाउंट पासवर्ड, अगर हमें रूट अकाउंट पासवर्ड डिसेबल करना है तो हम ये कमांड लिख के हाउएवर टू डिसेबल द रूट अकाउंट इटसेल्फ, अगर हमें इटसेल्फ उसे करना है तो यूज़र मोड उसकी एक्सपायरी डेट सेट करनी होगी कि नॉर्मल यूज़र है, अगर हमने उसे रूट यूज़र बनाया है यानी उसका ग्रुप उसका रूट कर दिया है, अगर उसे हमने रखना है कि इतनी देर तक ये यूज़र रहेगा रूट, तो हम उसकी एक्सपायरी डेट सेट कर देते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल यूज़र बन जाएगा। यू शुड रीड मोर ऑन सूडो बाय रीडिंग द मेन्यू पेज। मैन कमांड आप किसी कमांड के साथ भी रन करेंगे ना, मैन की कमांड को मैन LS कर लें या मैन PWD कर लें, जो भी कमांड आप रन करोगे उससे आपको मेन्यू स्किप मिल जाएगी, यानी आपको एक जो वो होता है आप कह लेते हैं कैटलिस्ट भी कहा जा सकता है, कैटलॉग कहा जा सकता है, कि आपको जितने उस कमांड के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी कि भाई ये कमांड हम किस तरह रन कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट सूडो ऐड यूज़र के थ्रू हम इसे यूज़र को ऐड करते हैं और डेल यूज़र से रिमूव करेंगे। यूज़र को लॉक अनलॉक करना हो तो उसका पासवर्ड हम सेट करेंगे या उसको अनलॉक करेंगे। ठीक है, लॉक या अनलॉक करेंगे, डिटेल बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ग्रुप मैंने आपको बताया कि हम ग्रुप इस तरह से बनाते हैं। ग्रुप आप समझते हैं कि ग्रुप क्या होता है, यूज़र ग्रुप है, फिर फाइनेंस एंगेजमेंट है, और ये हमारे ग्रुप या डिफरेंट किस्म के उसने एक एग्जांपल दिए कि ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप डिफरेंट किस्म के होते हैं। यूज़र कैन बी असाइन टू द ग्रुप बेस्ड ऑन देयर डिपार्टमेंट और एक्टिविटी। ठीक है, बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि ग्रुप जो है वो
सारे यूज़र को, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, मैं दोबारा मिसाल दूंगा ताकि आप उससे बेहतर समझ सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट में आप किसके स्टूडेंट हैं, BScs के, ठीक है। आप एग्जांपल ले लें, BScs के स्टूडेंट है और BSIT के स्टूडेंट है। तो जो BSIT के ग्रुप होंगे वो BSIT के ग्रुप में होंगे, और BScs के स्टूडेंट जो हैं BScs के ग्रुप में होंगे। इस तरह BS इंग्लिश वाले इंग्लिश के ग्रुप में होंगे। इसी तरह जो बाकी डिग्रीज हैं, हर डिग्री के डिफरेंट स्टूडेंट, लेकिन उनका एक यूज़र ग्रुप, उसने एक मेन ग्रुप दिखाया है कि वो मेन ग्रुप एक ही होगा। यानी वो किस चीज़ के स्टूडेंट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उसमें एक एडमिन डिपार्टमेंट होगा जो इससे इनसे भी इंटरेक्ट कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो बाकी टीचर से भी कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बताने की कोशिश की आपको। यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट जो है, एवरी यूज़र इज़ अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन ग्रुप। द फर्स्ट ग्रुप इज़ कॉल्ड अ यूज़र प्राइमरी ग्रुप। एनी एडिशनल ग्रुप अ यूज़र इज़ अ मेंबर इज़ कॉल्ड अ यूज़र सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपका यूज़र प्राइमरी ग्रुप होता है, फिर आप सेकेंडरी ग्रुप और सो ऑन, उसके बाद आप जिसमें मर्जी असाइन कर लो। मल्टीपल ग्रुप्स में एक यूज़र हो सकता है, इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है। ग्रुप इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन सेवरल फाइल्स, के अंदर बहुत सारी फाइल होती हैं। ये पेपर में पूछा भी जाता है, PSW में फाइल यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है। ग्रुप फाइल स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है। G शैडो फाइल्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन ग्रुप इंक्लूडिंग ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रुप पासवर्ड। ग्रुप का अपना पासवर्ड भी होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ डिटेल ये आपने याद रखनी है, ये पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, और हो सकता है MCQ में भी पूछ ले वो आपसे कि ETC पासवर्ड फाइल के अंदर क्या होता है। ETC बेसिकली आपका ये डायरेक्टरी है, ठीक है। इसके अंदर आगे ग्रुप है, ग्रुप के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना कि ये आपको पूरा पाथ बता रहा है कि इस पाथ पे फाइल पड़ी होगी उसकी, ठीक है। कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं, जैसे कि रूट है, एडमिन है, IP है, सूडो है, स्टाफ है, यूज़र्स है, ऑपरेशन है। ये डिफरेंट किस्म के इसके अंदर ये ग्रुप्स होते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। दोनों की फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। हम ग्रुप को ऐड भी कर सकते हैं, अगर अपना कस्टम ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो हम उसे ग्रुप को ऐड भी कर सकते हैं, और कोई यूज़र डायरेक्टली ऐड करके किसी ग्रुप के अंदर डाल भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि यूज़र लेवल सिक्योरिटी क्या होती है। यूज़र प्रोफाइल सिक्योरिटी, व्हेन अ न्यू यूज़र इज़ क्रिएटेड, ऐड यूज़र यूटिलिटी क्रिएट अ न्यू होम डायरेक्टरी नेम। अब होता क्या है, जब आप एक यूज़र क्रिएट करते हो तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले एक होम डायरेक्टरी आपकी जो लिनक्स से हमने पढ़ी थी कि होम डायरेक्टरी, इसके अंदर यूज़र का नाम की एक डायरेक्टरी बन जाती है। जैसे विंडोज़ के अंदर यूज़र्स, आपका C में यूज़र्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर सारे यूज़र पड़े होते हैं। तो यहाँ पर होम के फोल्डर के अंदर आपका यूज़र नेम जो है, वो यूज़र नेम का मतलब जो आपके यूज़र का नाम होगा। द डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल इज मॉडल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ, जो इस फाइल के अंदर कॉन्टेंट होता है वो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में लिखा जाता है, विच इंक्लूड आपकी प्रोफाइल की बेसिक डिटेल होती है। आपको वेरीफाई करना हो करंट होम डायरेक्टरी आप कहाँ पर हो, ये आप कमांड रन करते हो, ठीक है। वेरीफाई योर करंट यूज़र होम डायरेक्टरी परमिशंस का फाइंड करना कि आपके पास होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या परमिशंस हैं। अब ये ज़रा गौर से देखिएगा कि ये जो उसने लिखा है, जब हमने ये कमांड रन की तो हमें वो ये आउटपुट देगा, ठीक है। आपका यहाँ यूज़र नेम लिखा होगा, यहाँ भी यूज़र नेम लिखा होगा, यहाँ भी यूज़र नेम। वो यूज़र नेम इसलिए कह रहा है कि हमने जो यूज़र का नाम है वो यूज़र नेम ही रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आता है डी का मतलब है किस टाइप की फ़ाइल है, बाइनरी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है RWX। आर का मतलब होता है रीड, एक्स का मतलब राइट है, और W का मतलब राइट है, और एक्स का मतलब एग्जीक्यूट है, ठीक है। यानी इसको यूज़र को परमिशन तीनों अलाउ हुई हुई है, रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी 7 न्यूमेरिक में ये डिजिट बनता है। ग्रुप को ये राइट नहीं कर सकता, ग्रुप इसमें सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है। और फिर तीसरी परमिशन होती है अदर की, रीड और एग्जीक्यूट, इसको भी सेम परमिशन मिली हुई है। नंबर ऑफ़ लिंक्स इसके अंदर 2 है। यूज़र ID जो है ओनर यूज़र है, फिर ग्रुप ID, फिर उसके बाद फाइल का ये साइज़ बताया है,
फिर उसके बाद उन्होंने उसको डेट असाइन की है, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था ये, और फिर फ़ाइल का नाम, जो भी फ़ाइल का नाम है वो आपके यूज़र का नाम है, ठीक है। तो ये आपको वो डिटेल दी गई है कि ये यूज़र नेम की जो फ़ाइल है उसकी ये डिटेल है, ये परमिशंस है। इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा, पेपर में पूछ भी लेता है कि 755 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इसको रीड, जो 7 का मतलब ये है कि इसको तीनों प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। 5 का मतलब ये है कि इसके अंदर राइट की प्रिविलेज मौजूद नहीं है, राइट की परमिशन नहीं है, ठीक है। वर्ड रीडेबल परमिशन अगर हमने रिमूव करनी हो तो सूडो चेन 0750 हम कर देते हैं, इससे हमें रीडेबल परमिशन बंद हो जाएंगी। डिफरेंट किस्म की परमिशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसने जब ये बंद कर दी तो उसने ये जब उसे चेक किया है तो अब वो उसके अंदर रीड की परमिशन दोनों में बंद हो गई है, ठीक है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आ रही होगी। ये ऐड यूज़र कन्फिग फाइल के अंदर ये डिटेल पड़ी होती है, उसने बता भी दिया है ऐड यूज़र डॉट कन्फिग एंड मॉडिफाई द। हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं खुद से, कमांड रन करके कर लें या इस फाइल के अंदर आके इसको हम चेंज कर लें, ठीक है। उसने आखिरी जो अदर की परमिशन है वो ख़त्म कर दी है, बिल्कुल अदर को कोई परमिशन असाइन नहीं की। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के बगैर समझ नहीं आएंगी। आप लेक्चर भी सुन लेंगे, आप मेरा भी सुन लेंगे, मेन ये रीड भी कर लेंगे, लेकिन ये रीड करने वाली चीज़ें नहीं है। इनको आपको खुद प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो बड़ा ये इसने कलरफुल करके दिखा दिया है ना, जब आप कमांड लाइन में देखेंगे तो ये ब्लैक सी या पर्पल सी उबंटू में स्क्रीन पे आपको शो होगा और आपको समझ नहीं आएगा पहले चंद ट्राइज के अंदर। तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको जाके समझ आएगी ये चीज़ें, ठीक है। पासवर्ड की कुछ पॉलिसीज हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सिक्योरिटी posture. Many successful security breach involve simple brute force and डिक्शनरी अटैक्स अगेंस्ट वीक पासवर्ड। उसने वही बात कही है कि जो आपका जो सिंपल पासवर्ड होता है उसको ब्रीच करने के लिए वो ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक यूज़ किए जाते हैं ताकि हम वीक पासवर्ड को कर लें। मिनिमम पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड, मैक्सिमम पासवर्ड की कुछ लाइफ टाइम होता है। यानी जैसे आपने LMS पर देखा वहाँ पर भी ये टेक्निक अप्लाई हुई होती है। 15 से 20 दिन के बाद वो आपको कह देता है LMS पर कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, आप पासवर्ड रीसेट करें। आप उसके बगैर चला सकते हैं उसको LMS को, लेकिन वो आपको जो है वो बार बार वार्निंग देता है। जब भी आप लॉगिन करते हो आपको सामने शो करा देता है कि पासवर्ड रीसेट करें। ये एक लाइन में पढ़ के फिर आपको आगे बताता हूँ। फ्रिक्वेंट ऑडिट ऑफ योर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, आपका ऑडिट भी पीछे लिखा भी जा रहा होता है। जब जब आप कोई सिस्टम लॉगिन करते हो अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो वो उसे नोट करके वो बताता भी है कि भाई ये लॉगिन तो हुआ था, हो सकता है आपने या आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने हैक करके लॉगिन करके कोई एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म कर दी हो। तो ये जो है वो लिनक्स का जो सिस्टम होता है वो इस चीज़ को भी मॉनिटर कर रहा होता है कि आप का जो लॉगिन है वो बिल्कुल सही हो रहा है, कोई अनऑथेंटिक यूज़र तो नहीं लॉगिन कर रहा। अब मैक्सिमम पासवर्ड की तरफ आता हूँ। अब वो होता ही है कि आपको वो वार्निंग देता है, तो उसकी उन्होंने LMS पर लिमिट लगाई है, 15 डेज़ लगाई होगी या 20 डेज़ लगाई होगी। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर कोई हैकर आपका पासवर्ड 10 दिन बाद पता चल जाता है उसे, तो 15th डे तो वैसे वो रीसेट हो जाएगा, या उसे 14 डे पता चला रात को तो 15 डे आपको आया, आपने साथ ही रीसेट कर लिया तो फिर वो दोबारा ब्रूट फोर्स या वो लगाएगा। तो इसलिए आप इससे बच सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वही बात है पासवर्ड की एक्सपायरी, और उसने उसको कमांड के थ्रू बताया कि चेंज, उसका पहले यूज़र नेम चेंज किया, फिर पहले हम करंट यूज़र और उसको चीज़ें देख लेंगे और फिर उसको चेंज यूज़र नेम करेंगे। फिर उसके बाद सूडो चेंज, उसका जो है वो हमने उसकी पासवर्ड की एक्सपायरी डेट सेट कर दी कि इतने दिन बाद, इतने मंथ और इतने वीक्स के बाद ये जो है वो पासवर्ड को चेंज कर दो। कितने देर बाद, 30 डेज आफ्टर पासवर्ड एक्सपायरी एंड वार्निंग टाइम पीरियड जो है 14 डेज बिफोर द पासवर्ड एक्सपायर। 14 दिन की जो है वो वार्निंग आपको आएगी।
Other consideration, many application use an alternate authentic mechanism that can be easily. It is important to understand and control how user authenticate and gain access. अब मैं आपको एक ये चीज़ें मैं गुजार रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि आप पासवर्ड के अलावा SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। SSH में आपकी अथराइज की बन जाती है, ये आपने प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर भी पढ़ा होगा। SSH की होती है वो आपकी 512 बिट या काफ़ी लंबा पासवर्ड होगा, 512 करैक्टर का, 512 करैक्टर नहीं 512 बिट होता है वो। तो वो बहुत ह्यूज पासवर्ड आपको वो बना देता है। पूरी फाइल होती है जिसके अंदर पासवर्ड लिखा होता है, तो आप उसको फाइल को अपलोड करके आप अपने आप को एक्सेस करते हो। ठीक है, ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि जब आपने रिमोटली एक्सेस करना होता है तो हम ओपन SSH के थ्रू करते हैं। कमांड लाइन के थ्रू आप अपने रिमोट सर्वर को एक्सेस करते हैं कि आपने डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना, आपने उसे कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो ओपन SSH इसे कहा जाता है। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। हम इसको पहले अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, sudo apt इंस्टॉल, ये हमने इस तरह इंस्टॉल कर लिया। मैन SSH कन्फिगर, ये हम मैन की कमांड रन के उससे देख लेंगे भाई हम किस किस किस्म की कमांड जो है वो उससे कर सकते हैं। फिर हम उसे कन्फिगर कर लेते हैं। पोर्ट इसकी देख लें, ये असाइन होगी 222। बाकी बातें आप पढ़ लीजिएगा कि डिटेल में। मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि ये एक तरीक़ाकार होता है कि आपने अपने सर्वर को रिमोटली कैसे चलाना है। आप बैठे इधर हो, आपका सर्वर हो सकता है जर्मनी या कनाडा या USA में कहीं भी पड़ा हो, तो आपने उस पर कन्फिगर किया होगा। वो ऑलरेडी जो है वो आपको जो वर्चुअल सर्वर मिलते हैं जब आप उसे बाय करते हो तो वो ऑलरेडी SSH के साथ कन्फिगर होता है। बस आपने उसकी की जनरेट करा के उस की को यूज़ करके आप उसे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए SSH की जब आप जनरेट करते हो, की आपने खुद ही जनरेट करनी होती है और फिर उसे कॉपी करके फाइल के अंदर पेस्ट करना है। उसको परमिशन दे देनी है 600। यू शुड नाउ बी एबल एक्सेस टू होस्ट विद प्रमोटेड फॉर पासवर्ड। वो आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा। जब आपने की अपनी उसके अंदर अपलोड की होगी ना, अपनी प्राइवेट की जो है वो डायरेक्ट आपसे बस आपका यूज़र पूछेगा और आपको लॉगिन कर देगा। ठीक है, ये प्यूटी या प्यूटी एक प्लेटफॉर्म है, हम प्यूटी भी बोलते होते हैं इसको, या ये पुप्टी, जो आपको वर्ड से जिस तरह आपको समझ आ रहा है। बस मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो है वो जो हम इनेबल करते हैं कि हम लॉगिन कर सकें। उस को हम SSH की देंगे, अपना यूज़र देंगे, अपने सर्वर का IP एड्रेस देंगे और हम उसमें लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉलिंग कन्फिगर उसे करना हो तो ईच प्यूटी क्लाइंट एंड एंट्री फॉर सर्वर, उसके लिए होगी टू इंस्टॉल द प्यूटी इन टर्मिनल और सर्वर। अब ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि आपने जो है वो अपने लोकल सर्वर पर रहकर प्यूटी को कैसे इंस्टॉल करना है। और उसको आपने अगर SSH इंस्टॉल किया तो आपका प्यूटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, अपने लोकल मशीन पे रहते हुए VM क्रिएट करोगे VMware के थ्रू या वर्चुअल बॉक्स के थ्रू, और फिर उसको जो है वो आप जो है वो प्यूटी के थ्रू वर्चुअली रन करके टैग करोगे। तो आपको ये खुद करना पड़ेगा सारा काम, फिर ही आपको ये समझ में आएगी। फिर इंस्टॉल ए स्मॉल बिजनेस सर्वर दैट कैन बी configured as a gateway infrastructure manager, unified threat manager, offers a office server office ऑफिस सर्वर, यूनिफाइड कम्युनिकेशन सर्वर और कम्बिनेशन ऑफ देम इंटीग्रेटेड। ऑल इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? इंटीग्रेटेड, ओपन सोर्स, कन्फिगरेशन और एडवांटेजेस। ये आप इसको रीड कर दीजिएगा।
ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, यानी आपको ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ आता है कि आप वही काम जो पीओटी के थ्रू जीयूआई से कर रहे थे, आप ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। आप इसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम आगे लॉगिंग की तरफ चलते हैं। लॉगिंग रेफर टू रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट दैट अकर इन अ कंप्यूटर सच एज अ प्रॉब्लम, एरर और जस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द करंट ऑपरेशन। अब ये क्या चीज़ है? ये है कि जब आपने सिस्टम को कहीं भी लिनक्स का सिस्टम हो या कोई भी आपका कंप्यूटर है, आपका एलएमएस है, उस पर लॉग फाइल जनरेट होती है। कि आपने जब भी आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने देखना है कि भाई कि ये जो है वो जो आप टॉप पे देखेंगे अपने एलएमएस पर, वहाँ पर राइट साइड पे जहाँ प्रोफाइल होता है लिखा हुआ, उसके नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है लास्ट लॉगिन डिटेल। उसमें लिखा होता है लास्ट लॉगिन कब किया है। सिर्फ आपको वहाँ पर ये डिटेल आ रही होती है कि आपका आखिरी लॉगिन कब हुआ था। लेकिन लॉग फाइल के अंदर हर चीज़ जनरेट हो रही होती है कि आपने जब लास्ट लॉगिन किया था तो उस के वक्त आपने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। आपने असाइनमेंट चेक की, आपने कोई सब्जेक्ट पे क्लिक किया, आपने कोई भी एक्टिविटी की, हर एक्टिविटी लॉग फाइल के अंदर जनरेट होके आ रही होती है। उससे जो है वो आपका टीचर भी असेस कर लेता है कि स्टूडेंट एक्टिव था या नहीं। बहुत सारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस बात से जो है वो ये बात नहीं समझते होंगे कि हम अगर लॉगिन नहीं एलएमएस करते तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, आपकी एलएमएस के लॉगिन नोट होता है, आपकी एलएमएस की सारी एक्टिविटी उस लॉग फाइल से नोट होके इन दी एंड आपके सीजीपीए में टीचर उसके मार्क्स ऐड करता है। वो आपको यही लगता है कि आपने लॉगिन किया और आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं की, या आपने लॉगिन ही नहीं किया 2-2 3-3 हफ्ते, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क उससे पड़ता है बिल्कुल। तो ये लॉग फाइल जो है ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसमें हर चीज़ आपकी लिखी जाती है। ये सिर्फ मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिसाल नहीं दे रहा, आप कोई भी वेबसाइट पर कहीं पर भी जाके लॉगिन करते हो ना किसी सिस्टम के अंदर, तो वो आपकी उसी वक्त लॉग फाइल में अपडेट हो जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पर लॉगिन हुआ है और यही एक्टिविटी यूज़र ने परफॉर्म करके फिर लॉग आउट भी जब होता है, उसका जब सेशन एंड होता है तो वो भी डिटेल आती है। ठीक है। On the kernel space, logging is done by the kernel ring buffer. The ring buffer is a circular buffer that is the first data structure storing a log message when the system boots up. ठीक है, जो कर्नल होता है द रिंग बफर, जब सिस्टम आपका लिनक्स का चलता है रिंग बफर में, तो वो सबसे पहले जब सिस्टम चलता है तो उस वक़्त वो ऑन होता है। ठीक है। When the starting Linux machine, if a log message are display on the screen, those messages are stored in kernel ring buffer. कर्नल जब लिनक्स मशीन चलती है और लॉग मैसेजेस होते हैं वो कर्नल रिंग बफर के अंदर स्टोर होते हैं आपके। ये लिनक्स के बारे में आपको बताया गया है कि लिनक्स में कैसे वो स्टोर होता है। ठीक है। लॉग फाइल की लोकेशन क्या होती है? ऑथ लॉगिन का यहाँ होता है, डिमन लॉगिन, डब लॉगिन, सिस्टम लॉग्स यहाँ होते हैं, एप्लीकेशन के लॉग, नॉन ह्यूमन रीडेबल लॉग्स। ये आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो इसे याद कर लीजिएगा। व्यूइंग एंड मॉनिटरिंग, आप इसे व्यू भी कर सकते हो और इसे मॉनिटर भी कर सकते हो। आप कमांड लाइन पे जब तक जो है वो कंट्रोल हासिल नहीं करोगे आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते। सिस्टम लॉगिंग डीमन, सिस्टम लॉग डी आल्सो नोन एज सिस्टम लॉग अवेयर लॉगिंग मैसेज फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेज एंड राउट्स द मैसेज टू अप्रोप्रिएट फाइल और वर्क डेस्टिनेशन। अब इसका काम क्या होता है कि ये आपका जो लॉगिंग मैसेज होता है डिफरेंट सोर्सेज से उठाकर मैसेज को अप्रोप्रिएट नेटवर्क डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इसका काम है। सिस्टम लॉगिन डीमन का यही काम होता है कि आपके डिफरेंट जो है वो लॉग जनरेट कराकर, अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर किया है कि मुझे जो है वो जितनी भी सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन रन हो रही हैं उन सारों के लॉग्स को कंबाइन करके मुझे एक जगह पहुंचाओ, तो आप ये इसके थ्रू आप ये सिस्टम लॉग डी के थ्रू जो है ये काम कर सकते हो। ठीक है। log rotation, when viewing a directory listing in var log in any of the subdirectory, you may encounter log file with the name such as a daemon.log.0, daemon.log.1.gz and so on. अब आप जब व्यू करते हो लिस्टिंग इन var log डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, यू में इनकाउंटर अ लॉग फाइल, आप लॉग फाइल को इनकाउंटर करोगे। दो तरह की यहाँ लॉग फाइल होती हैं, daemon.log.0, daemon.log.1.gz।
GZ इसका मतलब ये है कि ये इनक्रिप्टेड है, ये कंप्रेस्ड है। GZ कंप्रेशन की टेक्निक है। एंड सो इस तरह की फ़ाइल वहाँ पर मौजूद होती है जिनमें आप लॉग जो है वो फाइल्स को मैनेज करते हो। लॉग रिलेटेड कमांड्स हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये डिफरेंट कमांड्स हैं और डिफरेंट काम करती हैं, पेपर में ज़रूर पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ इनको ज़रूर याद किया करें, क्योंकि आपके जो थ्योरेटिकल पेपर यानी जो आपका प्रैक्टिकल नहीं दूसरा, उसमें आपकी कमांड्स का रन करके मीनिंग नहीं पूछा जाता। उसमें ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि इस कमांड का मतलब क्या है। लाइक आपसे ग्रैब का कमांड, द ग्रैब पैटर्न सर्चिंग समथिंग, यानी सर्चिंग के लिए कोई पैटर्न, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस को सर्च करने के लिए यूज़ होता है ग्रैब। तो इस तरह जो है वो आपके पास डिफरेंट कमांड्स यहाँ पर लिखी हैं, यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनको याद ज़रूर किया करें। आगे हम शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ चल रहे हैं, राइट एंड एडिटिंग फाइल। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये सीखेंगे, मैं पहले आपको स्क्रिप्टिंग का बता दूं कि शेल तो आप कमांड लाइन का कहते हैं, ठीक है, जो आप कमांड लाइन पे काम कर रहे हो। स्क्रिप्ट आपकी लिखी जाती है कि आप स्क्रिप्ट लिखते हो कि कोई काम आपने ऑटोमेट करना हो या कोई काम आपने मल्टीपल काम एक ही कमांड रन करके आपने एक फ़ाइल में लिखा हो कि ये काम कर दो। इसके अंदर आप कोड भी लिख सकते हो, इसके अंदर आप कमांड्स भी यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने कमांड को यानी आपने अब किसी फाइल के अंदर लिखना है। आपने ये स्क्रिप्ट ऐसे नहीं लिखी जाती कि आप स्क्रीन पे स्क्रिप्ट लिख लो, लिख भी सकते हो। एक सिंपल लाइन के अंदर आप पूरी स्क्रिप्ट बना के लिख भी सकते हो, लेकिन जब आपने मल्टीपल स्क्रिप्ट लिखनी हो, कोड भी लिखना हो, तब फिर आप किसी एडिटर को यूज़ करते हो। तो विम और VI ये दो तरह के इसके फेमस एडिटर, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसे इंस्टॉल कर लें, विम या VI एडिटर को। और भी मुख्तलिफ एडिटर इसके अंदर मौजूद हैं, ये कॉमनली यूज़ होते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड आल्सो नोन एज अ कमांड मोड, फिर इंसर्टेशन मोड होता है, कमांड लाइन मोड होता है। इसके अंदर आपका बेसिकली विम और VI जो है ये नोट पैड है। जैसे आप विंडोज़ के अंदर नोट पैड यूज़ करते हो, लिनक्स के अंदर VI या विम यूज़ करते हो, लेकिन आपने कमांड लाइन के थ्रू करना है, आपने क्लिक तो कहीं करना नहीं। तो आपने इंसर्टेशन मोड पे जाओगे तो फिर आप जो है वो एडिट कर सकते हो, फाइल में लिख सकते हो। फिर कमांड लाइन मोड जो है वो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए कि उसको सेव करना है, क्विट करना है, कोई आपने सेव एज करना है कोई न्यू फाइल, तो फिर आप कमांड लाइन मोड में जाते हो। विजुअल मोड में सिर्फ आप उसे देख सकते हो कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, विम के अंदर काफ़ी सारी ये कमांड्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा कि कंट्रोल Y से एक लाइन आप जाते हैं, F से पेज आप, और 0 से फर्स्ट कॉलम ऑफ द लाइन, जंप टू द लास्ट करेक्टर $। और ये डिफरेंट किस्म के जो है ये आपके शॉर्टकट कीज़ इसके अंदर ये आपको बताई हुई हैं। ये आप सीखे होंगे तो फिर ही शेल स्क्रिप्टिंग सीख सकते हो। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के बगैर। कि सेव करना है फ़ाइल तो ये एग्जिट फ़ाइल विदाउट सेविंग के अगर हमने करनी हो तो ये हम लिखते हैं। अगर हमने सेव फाइल और एग्जिट करना हो तो W का मतलब है राइट, Q का मतलब है क्विट, और ये साथ कॉलन आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। फर्स्ट स्क्रिप्ट, क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट विद द नेम माई फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट VI, हमने sh.sh फाइल होती है स्क्रिप्ट की, ठीक है। उसके अंदर वो हमने क्रिएट करने के बाद ये हमने स्क्रिप्ट लिख दी कि ऑथर इसमें ये है, कॉपीराइट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी इको हेलो वर्ल्ड, व्हाट इज़ योर रीड VUID एंड वेलकम। अब ये करेगा क्या, ये स्क्रिप्ट ये आपसे इनपुट लेगा आपकी VUID और फिर लिख देगा आपको कि वेलकम, आपकी जो भी VUID हो आपने उसे इनपुट किया होगी। ये कोडिंग की तरह, थोड़ा सा आपको ये समझ आ रही होगी कि हमने एक रीड का वेरिएबल लिया इसके अंदर, ठीक है। रीड VUID यानी हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा VUID, उसके अंदर हमने VUID रख दी। यहाँ पर जो स्क्रिप्टिंग होती है इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि उसकी हमने डाटा टाइप नहीं दी हुई, ठीक है। हमने उसकी डाटा टाइप नहीं दी, वेलकम बस कर दिया, उसको VUID डाल के हमने लिख दिया कि ये होगा। उसके अंदर हमने न्यूमेरिक डालना था, नॉन न्यूमेरिक डालना था, डजंट मैटर, हमने डाला, ऐड किया और वो जो है वो हमें एग्जीक्यूट हो गई। अब उससे पहले हमने ये करना है कि इसको तीनों को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे दी है। हमने जब परमिशन दी उसके बाद रन किया, रन करेंगे तो वो अब हमसे पूछ लेगा, ठीक है।
अब ये कुछ इसकी चीज़ें हैं, डिटेल हैं जो आपने शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर आपने कोडिंग में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि वेरिएबल का नेम कैसा होना चाहिए, डिफाइनिंग वेरिएबल, एक्सेसिंग द वैल्यू, रीड ओनली वैल्यू, अनसेट वैल्यू, वेरिएबल के टाइप क्या होते हैं, लोकल, इन्वायरमेंटल, शेल वेरिएबल। ये 3 तरह के इसके वेरिएबल होते हैं। जैसे वहाँ पर लोकल और ग्लोबल होते हैं ना, स्टैटिक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर लोकल, इन्वायरमेंटल और शेल होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल वेरिएबल होते हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इनमें से कोई ना कोई 1-2 पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद डिफाइनिंग अरे वैल्यूज़, अरे आपने पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा इसके सिंटेक्स के साथ फेमिलियर होना है। इस लेवल पर आपने जो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप सिर्फ इनको याद ही कर लें तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सीखना चाहते हो, शेल स्क्रिप्टिंग में आजकल बहुत हॉट फेवरेट मार्केट है ये। आपकी डेवऑप्स की तरफ आप जाना चाहते हो, डेवलपमेंट ऑपरेशन की तरफ, हमने शुरू में पढ़ा भी था और आगे भी आप पढ़ोगे। डेवऑप्स की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इसको, अगर आपको लिनक्स की पहली कमांड पे आप पहले उसके ऊपर आप हो जाओ और फिर उसके बाद आप इसको शेल स्क्रिप्टिंग को सीखो। ठीक है, एरेज हैं, कुछ इसके ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर आप जानते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, असाइनमेंट, इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये भी इनको भी याद कर लीजिएगा। फिर बूलियन ऑपरेशन आप जानते हो, ज़ीरो, नॉट इक्वल टू, लॉजिकल और एंड ऑपरेटर जो होता है। फिर स्ट्रिंग ऑपरेशन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, चेक करना कि साइज इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, स्ट्रिंग है या एम्प्टी स्ट्रिंग है या नहीं है, उसके लिए str हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइल टेस्ट ऑपरेटर कुछ मौजूद हैं, आप इनको भी याद कर लीजिएगा। काफ़ी सारे हैं लेकिन याद आपको करने हैं। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट आपको याद होगा, इफ़ एल्स, मल्टीपल इफ़ एल्स आप यूज़ कर सकते हो, इफ़ देन एल्स, इफ़ फिर देन एल्स, इफ़, यानी मल्टीपल आप स्टेटमेंट जो इफ़ कंडीशन में आप यूज़ किया करते थे वो भी आप शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद केस स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट आपको याद होगा, स्विच की जगह यहाँ पर केस ई सेक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ई सेक से हम एंड होते हैं, केस से एंटर होते हैं और ई सेक से एंड होते हैं। ठीक है, ये वो सेम एज इट इज़ आपकी स्विच स्टेटमेंट जो आपने C++ में पढ़ी होगी, वो सेम एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस है। क्लोज टू पाइथन है, पाइथन का अगर जिसने जो है वो कोड पढ़ा होगा वो एज कम्पेयर टू बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद लूप आपने पढ़ी हुई हैं, वाइल लूप, फोर लूप, इसमें एक दो डिफरेंट लूप्स भी आती हैं, अनटिल लूप है और एक सिलेक्ट लूप है। ठीक है, इनका सिंटेक्स पेपर में मैंने देखा है कि इनमें से किसी एक लूप का एग्जाम्पल के तौर पर नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर आपको इसका सिंटेक्स पूछ लिया जाता है। जैसे अनटिल लूप, अनटिल, उसके बाद कमांड डू, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड आ जाएगी, अनटिल द कमांड ट्रू डन। मिलती जुलती है ये एज़ कंपेयर टू ये, अगर हम देखा जाए तो ये आपकी सिमिलर टू वाइल लूप ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है लेकिन बस वो ज़्यादातर आपकी वाइल लूप ही है। सिलेक्टेड लूप जो है ये आपकी फॉर ईच लूप अगर आपने पढ़ी हो तो फॉर ईच लूप जो है आपने PHP में या C# में पढ़े हैं आप, तो ये सेलेक्ट लूप जो है ये फॉर ईच लूप की तरह है, फॉर लूप नहीं, फॉर ईच लूप। ठीक है, तो उसका ये सिंटैक्स है कि आपका सेलेक्ट लूप में। ठीक है, अब उसके बाद नेस्टेड वाइल लूप, ये आपने पहले ये चीज़ भी पढ़ी हुई है कि आप लूप के अंदर भी लूप डाल सकते हो, या बिल्कुल ऐसे कर सकते हो लूप विद इन लूप, या आप जो है वो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपने की होंगी। फिर ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये दोनों भी आपने पढ़ी होंगी पहले। फिर आपने क्रिएटिंग फंक्शन, फंक्शन भी आप पढ़ चुके होंगे, सिंपल फंक्शन, पासिंग पैरामीटर, रिटर्निंग डाटा टाइप, यानी कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, सिंटेक्स इसका, फंक्शन का नेम, लिस्ट ऑफ कमांड्स, सिंपल फंक्शन, पासिंग, ये आपने सारी चीज़ें पहले भी की हैं। थोड़ा थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ वही चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है मैं इसको इख्तिताम करूँगा, मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ाता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई हैं और वो चीज़ें जो आपने करनी है वो ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिस ही है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे वो कम है। आजकल मार्केट में ज़्यादातर ऑटोमेशन होती है और ज़्यादातर ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिकली काम हो, या खुद से ही काम हो, आपको करना ना पड़े ज़्यादातर,
वो ज़्यादातर आपका काम कमांड लाइन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इसको सीखें, इसको ज़रूर समझ के करें, इसको प्रैक्टिस करके करें, अदरवाइज़ ये आपको नहीं आएगा। जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रटा मारना, तो इसी स्लाइडों को रटा मार लें, आप पास हो जाओगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। उसका सिर्फ और जस्ट आप एक डिग्री ले लोगे। अगर आप करना चाहते हो, आईटी की फील्ड में जाना चाहते हो, तो फिर ज़रूर इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि वो इससे बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।